जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 2 अगस्त और आज दोस्तों हम 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक आर्टिकल आपको याद होगा, मैंने आपको कल भी कहा था कि हिंदू में आया था, ये ब्रिंगिंग यूरेशिया ऑर्डर की यहां पे बात करी जा रही है, जो ऑपरेशनलाइजेशन हुआ है आईएनएसटीसी का, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। तो ये आर्टिकल कल आया था लेकिन कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, आज इसको डिस्कस करेंगे। फिर एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जो म्यांमार में भी इंस्टेबिलिटी चल रही है। पिछले 1.5 साल से म्यांमार में मिलिट्री लेड जो कू चल रहा है, क्या सिचुएशन है वहां पे, क्या रिस्पांस है इंडिया का, क्या रिस्पांस होना चाहिए इंडिया का, क्या रिस्पांस एशियान का होना चाहिए, बाकी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रिस्पांस है, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमी से रिलेटेड। ये अब आर्टिकल जो है ना, ये जो इशू है, जो भी रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड को रुपीस में सेटल करा जा सकता है, इस आर्टिकल को मैं 2 डिफरेंट रिसोर्सेज से डिस्कस कर रहा हूं। एक तो ये आर्टिकल हिंदू में आया है और एक इसी से संबंधित कुछ बातें बिजनेस लाइन में आई थी कल के न्यूज़पेपर में। तो ये दोनों आर्टिकल्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे इस एक इशू में। बाकी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, काफी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इनिशिएटिव में जुड़ रहे हैं। एक आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है कि ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जो एंड ऑफ द वीडियो में आप देखते हैं, ये एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग करके हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। यहां पे आपने अपने आंसर्स पोस्ट करने होते हैं। नाउ अब ये आपका लिंक है। नाउ प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट दिस लिंक, यू विल क्लिक दिस लिंक एंड यू विल गेट एक्सेस टू द टेलीग्राम चैनल। इफ नॉट देन दोस्तों ये नंबर है हमारा। अब एक और बात है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हम इस नंबर पे टेलीग्राम की ऐप से हम मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन कोई ऐड नहीं कर रहा। तो जो हमारी एडमिन टीम है वो शाम को 7 बजे के बाद नहीं ऑफिस में होती है, तो वो सुबह आके देखते हैं जो मैसेजेस आए होते हैं, तो वो फिर शाम को फिर अकॉर्डिंगली ऐड, सुबह अगले दिन आके वो अकॉर्डिंगली ऐड करते हैं। तो आप अगर आपको लिंक नहीं मिलता, एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती, तो इस नंबर पर मैसेज छोड़ देना, आपको डेफिनेटली मॉर्निंग में ऐड कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, यहां पे देखिए इस टेलीग्राम ग्रुप में पीयर टू पीयर रिव्यू रहता है, आप अपने आंसर्स रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप अपना सर्कल बना सकते हैं, एक पीयर सर्कल बन सकता है। देखिए हेल्दी कंपटीशन भी होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के आंसर्स देखते हैं, लोग कैसे लिख रहे हैं, कैसे नहीं लिख रहे हैं। बहरहाल हम हर एक आंसर को रिव्यू नहीं करते हैं, लेकिन हमारी एक टीम है, मनमीत मैम उस टीम को हेड करते हैं। मनमीत मैम जो कि यहाँ पे एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं स्लीपी क्लासेस में, तो मनमीत मैम मेरे साथ बेस्ट आंसर शेयर करते हैं बेस्ड ऑन ऑल दी आंसर्स, चाहे वो 50 आंसर्स हो, चाहे वो 5 आंसर्स हो, हमको एक बेस्ट आंसर शेयर करना होता है। वो बेस्ट आंसर हम शेयर करते हैं अगले दिन की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कल का जो क्वेश्चन था उसका बेस्ट आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ के साथ शाम को 6 बजे मॉडल आंसर जो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कल, है ना, जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, आज उसका बेस्ट आंसर भी शेयर करेंगे और उसका मॉडल आंसर भी हमारी टीम के द्वारा बनाया गया रहता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। तो बेस्ट आंसर दोस्तों कल वाला जो क्वेश्चन था, सो दोस्तों उसमें राहुल जी का बेस्ट आंसर है। तो राहुल वेरी वेल डन, वेरी गुड हैंड राइटिंग। मे बी राहुल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपने कितने टाइम में ये आंसर लिखा है ना। राहुल ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन अच्छी करी है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही थी कि जो रिजर्वेशन मैंडेट है लोकल गवर्नेंस की, या लोकल गवर्नमेंट्स, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं, तो कैसे वो बेनिफिट, कैसे ये जो रिजर्वेशन का मैंडेट है, हाउ हैज दिस बेनिफिटेड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। एंड जैसे अभी हमने कल डिस्कस किया था, हमने अपने प्रेसिडेंट के बारे डिस्कस किया था, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे, कि वो भी देखिए उनको बिकॉज अब एक ट्राइबल फैमिली में से आते हैं, आदिवासी फैमिली में से आते हैं, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का मैंडेट ही था कि आज देखिए वो कहाँ पहुंच गए हैं, आज वो प्रेसिडेंट हैं, और आने वाले समय में और ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो एम्पावर्ड फील करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इन्होंने अच्छा दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करी है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये रिजर्वेशन के मैंडेट्स के। तो स्पेशली यहाँ पे इन्होंने वुमेन ग्रुप्स के बारे चीज़ें यहाँ पे एड्रेस करी हैं कि वुमेन जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है, कैसे उनको इस मैंडेट के जरिए एम्पावरमेंट मिला है, राइट। एंड दोस्तों अंत में भी इन्होंने यहाँ पे जो चैलेंजेस यहाँ पे रहते हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सरपंच पति कल्चर की बात करें, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर औरतों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल भी रहा है तो पंचायतें जो हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, क्रिटिसिज्म में आता है कि वो औरतें नहीं चला रही होती हैं, वो उनके पति ही चला रहे होते हैं। आई मीन अगर हम बात करें, बिकॉज अभी भी हम देखते हैं कि पेट्रियार्की काफ़ी जगह पे डोमिनेटेड है ना, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड जो थिंकिंग है वो अभी हम काफ़ी इंडिया में भी बहुत जगहों पे देखते हैं। तो चलो ये चैलेंजेस में भी आ जाता है। वे फॉरवर्ड में राहुल अगर आप यहाँ पे मेंशन कर सकें
फॉर एग्जाम्पल आपने बोला इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड ARC रिपोर्ट। अब सेकेंड ARC रिपोर्ट में काफ़ी सारी रिकमेंडेशन हो सकती हैं, ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन है जो कि इंप्लीमेंट करी जानी चाहिए, तो उसके एक या दो लाइन में अगर आप उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन के बारे में मेंशन कर सकें तो वेल एंड गुड। एंड देन अंत में ऑफ कोर्स इन्होंने ग्राम स्वराज की बात करी है, जो कि आइडिया था गांधी जी का, तो काफ़ी अच्छी इन्होंने एंडिंग करी है। तो ये कुछ बातें हैं राहुल जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, और आप देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने टाइम में आंसर लिखा है। दोस्तों शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं अपनी बात बोलूं, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी, तो यानी कि मैं 2013 में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो चलो अब तो मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, तो आई वाज वर्किंग, है ना। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ के फिर तैयारी शुरू करी, बिकॉज उस टाइम पे इतना यूट्यूब वगैरह का कल्चर नहीं होता था, और ऐसा लगता था कि पता नहीं दिन में 36 घंटे पढ़ना होगा, है ना, 35 घंटे पढ़ना होगा, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। खैर अब इस बात की समझ आती है कि देखिए अब यूपीएससी जो है वो आपकी नॉलेज तो नहीं टेस्ट कर रहा, इस बात की समझ बहुत बाद में जाके आती है कि यूपीएससी आपका इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट कर रहा है, ईक्यू टेस्ट करता है। ये बात मैं काफ़ी बच्चों को कहता भी रहता हूँ कि यहाँ पे आपकी इंड्योरेंस टेस्ट करी जा रही है। अब आप चाहे वर्किंग भी हो सकते हैं, चाहे आप नॉन वर्किंग भी हो सकते हैं, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि आप नॉन वर्किंग है तो ही आपका यूपीएससी क्लियर होगा, अगर आप वर्किंग है तो भी आपका यूपीएससी क्लियर हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है, मैंने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू देखा था डीपी अग्रवाल जी का। डीपी अग्रवाल जी यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं पहले। उन्होंने ये कहा था कि आप यूपीएससी को हमेशा अपना प्लान भी रखिए, प्लान ए कभी ना रखिए, कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, साथ के साथ यूपीएससी की तैयारी करते रहे, बिकॉज अगेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा है यूपीएससी में। आई एम श्योर इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज जो मेरे जहन में आई, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, कि जब आपके पास टाइम कम होता है ना, आप वर्किंग है, तो बिलीव मी आप तब ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। शाम को आप 5 बजे 6 बजे, खैर आज के टाइम पे कोई भी नौकरी 9 to 5 नहीं है, चलो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी नौकरी है जो कि आपको 9 to 5 या 9 to 6 आपको बिजी रखती है, शाम को आप आते हैं, मे बी आपके पास 3 घंटे हैं, 3.5 घंटे हैं, उसके बाद आपने सोना है, बाकी अपना जो भी काम करना है, तो कम टाइम में ना हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बिकॉज कम टाइम में हम छोटे छोटे टारगेट्स अपने पास सेट कर सकते हैं। जब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है ना, तो हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, कि कोई बात नहीं, अभी सुबह 9 बजे है, कोई नहीं, अभी मैं 1 बजे अपना न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, है ना, पॉलिटी का मैंने कुछ रिवाइज करना है, कोई नहीं, मैं दोपहर को कर लूंगा, अभी कोई वीडियो देख लेता हूं। तो ये टेंडेंसी होती है, हो सकता है आप में ऐसी टेंडेंसी ना हो, मैं जस्ट ये बात मेरे जहन में आई इस करके मैंने शेयर करी आपके साथ। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कि आपका क्या व्यू है इसको लेके। शुरू करेंगे आज की चर्चा, ब्रिंगिंग यूरेशिया क्लोजर। नाउ दोस्तों, अब यूरेशिया क्लोजर सेंट्रल एशिया की यहाँ पे बात की जा रही है, कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशियन रीजन, कनेक्टिविटी की बात करी जाती है। आईएनएसटीसी जो है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कि कैसे ये इंडियन ओशन से लेके कैस्पियन सी की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। ठीक है, अब ये आईएनएसटीसी का जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल की स्थापना अगर हम बात करें, इसके बारे में पिछले 22-23 सालों से बात करी जा रही है। इस एग्रीमेंट को, आईएनएसटीसी कॉरिडोर के एग्रीमेंट को सन 2000 में पहली बार बात करी गई थी, साइन करा गया था। इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में। नाउ आईएनएसटीसी जो है एक 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मॉडल नेटवर्क है, शिप, रेल एंड रूट का। ठीक है, अब अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जो रूट है ये प्राइमरली इन्वॉल्व करता है मूविंग ऑफ गुड्स, मूविंग ऑफ फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया थ्रू शिप, रेल एंड रोड। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज मौजूद है। तो कई बार हम बात करते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा रिच मिनरल वेल्थ है। हम अपनी कनेक्टिविटी की भी बात करते हैं, अपने ट्रेड लिंकेज की भी बात करते हैं कि इस लिंकेज को हम डेफिनेटली बढ़ावा दे सकते हैं ना। स्पेसिफिकली वी हैव गुड रिलेशंस विद ईरान, है ना। अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करें तो चाबहार पोर्ट भी, इंडिया इज अ वेरी एक्टिव प्लेयर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द चाबहार पोर्ट। Then definitely, through the Chabahar port, we can get a good access to Afghanistan as well using the Zaranj-Dalaram highway जो हमने बनाया है। Now this region is very important, specifically in context of Afghanistan भी बात करें तो वो हम बहुत बार बात करते हैं कि Central Asian region is very important। अब देखिए ये जो INSTC कॉरिडोर है, ये कितना टाइम और जो डिस्टेंस है कम कर देगा। देखिए जो पुराना रूट था बिफोर द INSTC, यानी स्टैंडर्ड रूट की बात करें, उसमें कितना ज्यादा टाइम लगता था, कितना। अब देखिए अभी हम देखिए रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते, है ना, हम बात करते हैं कि रशिया से हम तेल मंगा रहे हैं, है ना, रशिया से बहुत सारी और चीजें मंगाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगेन लेकिन चैलेंज क्या आता है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आते हैं। अब इस कॉरिडोर के चलते, जो कि मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं वो कितने कम हो सकते हैं। ठीक है, नाउ तो लास्ट वीक railfreight.com ने रिपोर्ट करा दैट 240 फीट के कंटेनर ऑफ वुड लैमिनेट शीट्स दे हैड क्रॉस द कैस्पियन सी फ्रॉम रशियाज अस्त्रखान पोर्ट, और उसके बाद दैट फर्दर एंटर इनटू ईरान्स अंजाली पोर्ट, और उसके बाद ये सफर कंटिन्यू करता गया साउथवर्ड जर्नी टुवर्ड्स द अरेबियन सी, एंड देन इट एंटर्ड द वाटर्स एट बंदर अब्बास एंड इवेंचुअली रीच्ड द नावा शिवा पोर्ट इन मुंबई। तो यानी कि मोटे तौर पे जो बात यहां पे करी जा रही है, आईएनएसटीसी जो कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो ऑपरेशनलाइज हो चुका है।
ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये अस्त्रखान आ जाता है पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा बेहतर हो गई है आईएनएसटीसी रूट से। देखिए जो ट्रांजिट टाइम है, ठीक है, यानी कि अगर पहले पुरानी रूट स्टैंडर्ड रूट, ये आपकी स्टैंडर्ड रूट है, स्टैंडर्ड रूट में अगर मान लीजिए 3 महीने का टाइम लगता था, 2 महीने का टाइम लगता था फ्रेट को आने का टिल इंडिया फ्रॉम रशिया, अब वो टाइम कितना कम हो चुका है, ठीक है, कॉस्ट कितनी कम हो चुकी है। तो जो ट्रांजिट टाइम है, कहां 40 to 60 डेज था, अब वो ट्रांजिट टाइम इज लेस देन 1 मंथ, राइट, एंड 30% मोर चीपर एज वेल। नाउ अबाउट द आईएनएसटीसी, तो देखिए दोस्तों इसका जो मेन पर्पस है दैट इज टू लिंक द इंडियन ओशन टू द कैस्पियन सी, ठीक है, वाया द पर्शियन गल्फ। नाउ अगेन मल्टी मोडल रूट्स यहां पे इसके ऊपर एम्फेसिस किया गया है, सी के थ्रू, रेल के थ्रू, रोड के थ्रू, ठीक है। अब इसके चलते जो ट्रांजिट टाइम है दिस विल कम डाउन फ्रॉम 40 डेज टू अबाउट 15 डेज, 20 डेज टू 25 डेज, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट था जो कि सितंबर 12 सन 2000 को साइन किया गया था बिटवीन रशिया, इंडिया एंड ईरान। इसमें बाद में इवेंचुअली और भी देश जुड़ते गए, ठीक है। तो ये साइन करा गया था यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट में सन 2000 में। तो इसको देखिए 22-23 साल से बात इसको लेके चल रही है। अजरबैजान भी इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करता है 2005 में, और उसके बाद 13 और देश हैं जो कि इस एग्रीमेंट में आते हैं, यूक्रेन और टर्की भी उनमें से 2 ऐसे देश हैं। नाउ व्हाट विल द आईएनएसटीसी, अब ये क्या करेगा, ऑपरेशनलाइज हो चुका है, ठीक है। देखिए अब ये हमने वेस्टर्न देशों ने इस बात को लेकर बहुत सवाल उठाया था कि इंडिया इस मामले में रशिया यूक्रेन की लड़ाई में चुप क्यों है। हमने देखिए कंडेम नहीं करा रशिया को, है ना, ठीक है, जो यूक्रेन में हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, उस बात को तो देखिए हम पूरी सिंपैथी भी दिखाते हैं यूक्रेनियंस के साथ। हमारे खुद के कितने सारे बच्चे थे, है ना, जो वहाँ के यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल डिग्री प्राप्त करने जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम इस बात से चिंतित नहीं थे कि यूक्रेन में जो हो रहा है, लेकिन बहरहाल हमने एक चुप्पी बनाई रखी। क्रिमिया एनेक्सेशन 2014 में हुआ था, तो वेस्टर्न देशों ने बोला कि आपने, इंडिया ने इतनी चुप्पी क्यों बनाई हुई है ना। लेकिन देखिए हमने क्या बोला था, हमने कहा था देखिए हमारी मिलिट्री डिपेंडेंसी बहुत है रशिया के ऊपर, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हम ऐसे ओपनली नहीं रशिया को कंडेम कर सकते हैं। और देखिए अब नॉन अलाइनमेंट की बातें आजकल तो नहीं होती है ना, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी शुरू करी थी, नॉन अलाइनमेंट एरा शुरू किया था। आज के टाइम पे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट को रीब्रांड कर दिया 1991 के बाद, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह दिया। अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए हम किसी भी देश के साथ कन्वर्जेंस दिखा सकते हैं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हम किसी पर्टिकुलर देश की फॉरेन पॉलिसी को प्राइमेसी नहीं देंगे, किसी भी एक देश को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, उसको खुश करने के चक्कर में उसके दोस्तों को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक बात जो कि बहुत लोगों ने निगलेक्ट करी थी कि ऐसे कैसे हम रशिया को कंडेम करते हैं, बिकॉज हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है ट्रांस कॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये जो अब आईएनएसटीसी कॉरिडोर है इंडियन ओशन से लेकर कैस्पियन सी तक, अकेले रशिया ने तो नहीं बनाया, इस एग्रीमेंट में इंडिया एक इंपॉर्टेंट सिग्नेटरी था। कितना खर्चा करा हमने। अब ये जो आईएनएसटीसी है, देखिए जो फ्रेट कॉस्ट है, गुड्स की अगर हम बात करें, ट्रेड की बात करें, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस कितने कम हो सकते हैं, है ना, कॉस्ट कैन रिड्यूस बाय 30%, और जर्नी जो है वो भी देखिए 50% कम हो जाएगी। तो इस करके हम, एक रीजन था हमारा, जो हमने एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस बना हुआ था कि ऐसे हम रशिया को खुलेआम कंडेम नहीं कर सकते हैं। बेशक लड़ाई के बाद रशिया कमजोर है, इस लड़ाई के बाद डेफिनेटली रशिया वो रशिया नहीं होगा जो फरवरी 24 से पहले था, बट दैट डजंट मीन कि रशिया को हम अबैंडन कर देंगे, है ना। नाउ अब सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया की बात करें तो ये आइसोलेशन में आईएनएसटीसी को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज यहां पे ईरान में जो चाबहार पोर्ट इंडिया ने बनाया है, और साथ में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ 500 किलोमीटर चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन है, तो ये भी इस प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, ठीक है। यानी कि इंडिया समझता है कि ये जो प्रोजेक्ट, जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट में करी है, या चाबहार पोर्ट से जो रास्ता अफगानिस्तान को जाता है, देखिए यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, तो यहाँ से जो हाईवे बनाया है, ज़रांज दिलरम हाईवे, इंडिया ने बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि अफगानिस्तान में एक्सेस मिल सके। तो इंडिया का ये कहना है, भारत सरकार का, कि ये जो इन्वेस्टमेंट है हमारी चाबहार पोर्ट में, ज़रांज दिलरम हाईवे है जो है, दिस शुड बी सीन एज एन इंक्लूसिव कंपोनेंट ऑफ द आईएनएसटीसी कॉरिडोर एज वेल। और ये जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जितना वहां पे बन रहा है, ये जो कॉरिडोर्स वहां पे बन रहे हैं, दिस विल अलाउ इंडिया एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। एक देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक सेंट्रलिटी जो हमने पिछले 1 साल में देखी है, वो है एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया। याद होगा दिसंबर 2021 में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, अजीत डोभाल ने रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग बुलाया था, जहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के, उनको बुलाया गया था, दिल्ली में मीटिंग हुई थी, ठीक है। यहां तक तालिबान की सरकार भी इस प्रोजेक्ट को, आईएनएसटीसी को, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो इंडिया ने प्रपोज करा था कि जो चाबहार पोर्ट है ना, उसको भी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आईएनएसटीसी इंक्लूड करा जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों, अगर हम चाबहार पोर्ट की बात कर ही रहे हैं, तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे एक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, जो कि एक जेवी है बिटवीन द जेएनपीटी एंड द कांडला पोर्ट। ये डेवलप कर रहा है चाबहार पोर्ट अलॉन्ग विद अनदर ईरानियन कंपनी, एरिया बानादर।
और यहां पे दोस्तों ये बात भी मेंशन करी गई है कि चाबहार पोर्ट के अराउंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, जो कि ऐसे मौका देंगे इंडियन कंपनीज को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, कि उनको ऐसा मौका मिलेगा कि वो और तरह की इंडस्ट्रीज इस रीजन में खोल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे एक जो सेंट्रल बात है, हम ये यहां से इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि जो आईएनएसटीसी है, डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट यहां पे करी गई है सरकारी कंपनियों के द्वारा करी गई है, भारत सरकार के द्वारा करी गई है, लेकिन बेशक यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देने के लिए सरकारी इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा मौका है प्राइवेट कंपनीज के लिए भी कि कैसे वो भी जो अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है, सेंट्रल एशियन रीजन के साथ और बढ़ा सकते हैं। इंडियन ओशन से लेकर कैस्पियन सी तक कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो व्यापार को भी बहुत ज्यादा इंपेटस मिलेगा। अब नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट की बात आती है। देखिए अब ये मैंने आपको अभी बात बोली कि देखिए 1991 के बाद आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हैपेंड, है ना, तो हमने कहा कि भी दिस इज द एंड ऑफ द नॉन अलाइंड एरा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू पॉइंट है वो यही है कि कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट, ये हमारे टाइम पे बहुत पॉपुलर सवाल होता था, अगर मैं 2015-16 के जमाने की बात बोलूं तो उस टाइम पे कहते थे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कि इज इट अ मिथ और नॉट, कि नॉन अलाइनमेंट की अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट है कि नहीं है, NAM इज अ मिथ और नॉट। अब इस तरह के इतने ईजी टॉपिक्स तो नहीं आते ऐसे में आजकल, लेकिन किसी जमाने में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब नॉन अलाइनमेंट को रीब्रांड कर दिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह के, ठीक है। अब अगेन मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया बिलीव्स इन मल्टीलेटरलिज्म, है ना, इंडिया देखिए क्वाड में भी है, इंडिया ब्रिक्स में भी है, ठीक है, मोदी जी G7 की मीटिंग में भी जाते हैं, एज अ गेस्ट हमको बुलाया जाता है, तो हम अपने ऑप्शंस खुले रखते हैं। हम रशिया को, हम देखिए हम ब्रिक्स में है ना, हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, और वहां पे हम क्वाड में भी हैं, तो मल्टीलेटरलिज्म है, मल्टी अलाइनमेंट है, हमारी ऑप्शंस ओपन है, बिकॉज अगेन हमारी फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट कहेगा कि हम चाइना रशिया के साथ एक फोरम में बैठें, चाय पानी पिए तो हम पिएंगे। अगर हमको नेशनल इंटरेस्ट बोलेगा कि अमेरिका के साथ हम कन्वर्जेंस दिखाएं इंडो पैसिफिक में, तो वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये बात आती है, देखिए अब ये नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट का क्लासिक एग्जांपल है आईएनएसटीसी का। अब इंटरेस्टिंग बात ये, जो लॉन्च था आईएनएसटीसी का, दिस वाज ओवरशैडोड बाय द क्वाड समिट, जो कि मई 2022 में जापान में कंडक्ट करी गई थी। अब इंडिया का फाउंडिंग रोल दोनों आईएनएसटीसी में, जहां पे रशिया है, और क्वाड में, जहां पे अमेरिका है, ये दोनों चीजें एग्जाम्प्लीफाई क्या करती हैं, हमारा डिपार्चर फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, ठीक है। और ये जो आईएनएसटीसी है, दिस ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया के कैसे हम क्लोजली कोलैबोरेट कर सकते हैं रशिया, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। तो दोस्तों ये आर्टिकल था हमारा। दूसरा आर्टिकल जो है टेकिंग ऑन द तात्मा, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से ही संबंधित है। अब यहाँ पे राधा कुमार जी ये अपने व्यूज प्रकट कर रहे हैं, तो उनके व्यूज को हम देख लेते हैं। देखिए अब 1.5 साल हो चुका है मिलिट्री कू को हुए को म्यांमार में, है ना। तो अब अगर हम यूएन ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स की बात माने तो 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऑफ कोर्स इससे कोई गुना ज़्यादा ही लोग होंगे जो मारे जा चुके होंगे, एग्जैक्ट फिगर्स हमारे सामने नहीं आए हैं। और देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। हमारे लिए कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है। वो क्यों है? बिकॉज वी हैव पोरस बॉर्डर्स विद म्यांमार, है ना। बहुत सारी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं विच शेयर एंड बॉर्डर विद म्यांमार, अगर नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें तो जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, ठीक है, वो भी वहाँ पे म्यांमार के लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, प्रो डेमोक्रेसी लोगों को नहीं पहुंच पा रहा। तात्मा यानी कि म्यांमार के जो आर्म्ड फोर्सेज है, म्यांमार की आर्मी की ही बात करें, ठीक है, जो रिसेंटली अभी एग्जीक्यूट करा है 4 डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट को। अब ये बहुत बुरी बात हुई है ना। लेकिन इसका रिस्पॉन्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या दिया है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि दिस इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया को, अब देखिए उनके व्यूज हैं, मैं उनके व्यूज डिस्कस कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को, यानी कि MEA को जो अपना रिस्पांस था, यानी कि जो अपने व्यूज थे, एक्सप्रेशन था, वो थोड़ा और स्ट्रिक्ट देना चाहिए था, थोड़ा और कंपैशनेट देना चाहिए था। एक बात याद रखिए, मैं बात बार बार कहता रहता हूं, ये पहले भी आर्टिकल्स हमने म्यांमार को लेके बहुत डिस्कस करे हैं, है ना। देखिए एक बात बहुत जरूरी समझनी कि जो म्यांमार है, दिस लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये एक जंक्शन पे लाई करता है, और ये दोनों पॉलिसीज जो है हमारी पिलर है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया है ना? देखिए हमने श्रीलंका की बहुत मदद करी है, श्रीलंका को $3 बिलियन से ज्यादा हमने क्रेडिट दी है ना। लेकिन हम म्यांमार के लिए क्या कर रहे हैं? इस आर्टिकल में जो कॉलमनिस्ट है वो ये सवाल हमारे सामने उठाते हैं। अब रिस्पॉन्स ऑफ एशियान की बात करें, देखिए एशियान, ठीक है, एशियान में देखिए एथनिक कनेक्शन आ जाता है म्यांमार के लोगों के साथ, ठीक है। एशियान ने शोल्डर करी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो म्यांमार के मामले में मीडिएट करेगा मिलिट्री के बीच में और प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट के बीच में, जैसे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया श्रीलंका में मीडिएट करने का। तो अब जो म्यांमार की जो मार्मी है, हुंता उसको कहते हैं, जनता नहीं हुंता कहते हैं, जिसमें जे साइलेंट होता है, जो 5 पॉइंट कंसेंसस है जो कि म्यांमार की आर्मी ने, मिलिट्री ने, जो एशियान के साथ, एशियन लीडर्स के साथ बैठ के बनाया था,
उसमें से दो बातें क्या थी, एक तो था कि भाई हम इमीडिएटली वायलेंस को, ये शोर शराबे को, मारकाट को बंद कर देंगे, और दूसरा ये था कि भाई हम नेगोशिएट करेंगे प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस के साथ, ठीक है, जो पुरानी जो आउटस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, जो पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो ऑंग सान सू की पार्टी थी, उसके साथ हम नेगोशिएशन फिर से शुरू करेंगे। लेकिन जो म्यांमार की आर्मी है इमीडिएटली ये जो बातें करी थी एशियान के लीडर्स के साथ, इसकी इंप्लीमेंटेशन को पोस्टपोन कर दिया, और ये जो 5 पॉइंट कंसेंसस म्यांमार की आर्मी ने एशियन के साथ जो बैठ के बात करी थी, उसको कंसिस्टेंटली वायलेट करते रहे। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कनाडा, ये सैंक्शंस अनाउंस कर रहे हैं म्यांमार की आर्मी के ऊपर, हुंता के ऊपर। एशियान सैंक्शंस नहीं अनाउंस कर रहा। Why is ASEAN silent? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो क्यों नहीं सैंक्शंस इंपोज कर रहे म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर? अब लेगेसी कंसर्न्स की बात करते हैं। हमारे लिए ना बहुत बड़ी दुविधा रही। देखिए दोस्तों, एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ये है, राइट, देखिए अभी हमारे पूरे नेबरहुड में देखिए कितना बड़ा क्राइसिस हो रहा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले की बात है, न्यूज आई थी कि बांग्लादेश भी IMF के पास गया है हाथ जोड़ के, जी हमको लोन चाहिए, है ना। आप देखिए श्रीलंका में क्या हाल है, बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है। हालांकि पीछे रिपोर्ट्स आई थी कि बांग्लादेश इज द इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया, बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ वाज मच मोर ग्रेटर देन इंडिया, बट नेवरदलेस इवन बांग्लादेश में भी सिवियर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट देखने को मिल रहे हैं, आर्थिक कठिनाइयां वहां पे भी आ रही हैं। बांग्लादेश, नेपाल, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व्स कितने रह चुके हैं, $8 बिलियन के, ठीक है। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीलंका, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल, अफगानिस्तान। तो मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि इकलौती अगर साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर हम बोले सब कॉन्टिनेंट में अगर एक देश जो कि स्टेबल है, डेमोक्रेटिक है, वो आपके सामने है, वो कौन सा देश है? वो भारत है। बाकी सब देशों में आप देख सकते हैं, चाहे आर्थिक कठिनाइयां हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, कमियां हमारे देश में भी हैं। डेमोक्रेसी मैं नहीं कहता कि कहीं पे भी परफेक्ट होती है, बट नेवरदलेस हमारे लिए कंसर्न म्यांमार के साथ एंगेज करने को क्या था? वो ये था कि म्यांमार में जो भी हो, चाहे वहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट हो, चाहे वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, हमने उनके साथ बातचीत करते रहनी है, एंगेज करते रहना, ताकि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कंटेन कर सके, चाइना के इन्फ्लुएंस को थोड़ा काउंटर कर सके। अब ये देखिए बात बहुत ऑब्वियस है कि चाइना बहुत ज्यादा टैक्टिकली सपोर्ट करता है म्यांमार की आर्मी को। हमारा ये था कि भाई म्यांमार की आर्मी के साथ हम बातचीत कंटिन्यू रखें। बेशक हमारे संबंध डेमोक्रेटिक पार्टीज के साथ भी अच्छे हैं, अगर हम आर्मी के साथ बातचीत कंटिन्यू रखेंगे तो इसके चलते जो हमारे क्रॉस बॉर्डर जो इंडियन आर्म ग्रुप्स हैं उसको चेक में रखा जा सकता है, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं, बिकॉज अगेन म्यांमार और इंडिया के पोरस बॉर्डर्स हैं, तो हमारे इश्यूज हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो। तो इस सब कंसर्न्स को चेक में रखने के लिए हमने कहा कि चलो हम एंगेज करके रखेंगे म्यांमार में, जो भी सरकार हो, मिलिट्री हो या सिविलियन हो। लेकिन अब देखिए जो इंसर्जेंसीज हैं पिछले 10 सालों में, रिकॉर्ड हमारे सामने जो आंकड़े बताते हैं कि जो इंसर्जेंसीज हैं, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर इंडियन आर्म ग्रुप्स का जो फिगर है, ये कम हो रहा है। इनफैक्ट ओवर द 10 years ऑफ म्यांमार्स पार्शियल डेमोक्रेसी 2011 से लेकर 2021 तक जो क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट है फॉर इंडियन इंसर्जेंट्स, ये कम हो चुकी है। तो देखिए अब हमारा डायरेक्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि यहां पे कॉलमनिस्ट ये कह रहे हैं कि अब उस आइडियोलॉजी से हमको ऊपर निकलना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार एक जंक्शन पे लाया करता है बिटवीन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड नेबरहुड पॉलिसी। तो शायद अब वो टाइम आ चुका है कि हम इस पर्टिकुलर डायमेंशन को, कि भी म्यांमार की आर्मी के साथ बातचीत इस करके करें ताकि चाइना को कंटेन करना है, इस आइडियोलॉजी को हमको साइड पे करना पड़ेगा, और हमको डेमोक्रेसी अशर इन करने के लिए डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्टर्स हैं, यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं म्यांमार की, उनको ज्यादा सपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये बातें आर्टिकल में मेंशन नहीं है, थोड़ी वैल्यू एडिशन वाली बातें जो कि आपके सामने यहाँ पे मैंने रखी हैं। अब पोरस बॉर्डर्स की मैंने बात करी। देखिए अब म्यांमार का बॉर्डर जो है ना, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया म्यांमार का। देखिए मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर का बॉर्डर पड़ता है, मणिपुर के साथ लगभग 400 किलोमीटर का, नागालैंड के साथ लगभग 215 किलोमीटर का, अरुणाचल के साथ 520 किलोमीटर का। तो हमारे लिए चैलेंजेस हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं, मोर देन 150 स्मॉल और इनफॉर्मल बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। अब होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि भी जो रिफ्यूजीज हैं जो कि म्यांमार से आ रहे हैं, बिकॉज अगेन मिजोरम के लोग हैं, मणिपुर के, नागालैंड के लोग हैं, दे हैव एथनिक रिलेशन विद द पीपल ऑफ म्यांमार, राइट। अब वो एथनिसिटी है, अब बहुत सारे ऐसे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, यानी कि जो प्रो डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्टर्स हैं, अब वो परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं म्यांमार की आर्मी से। अब वो डर के मारे भाग के, वो एज रिफ्यूजीज भाग के वो इंडिया आ रहे हैं, मिजोरम में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि भी रेफ्यूजीज को हम एंट्री नहीं देंगे, लेकिन मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस डिसीजन को थोड़ा डिफाई किया। मिजोरम इज होस्टिंग सेवरल थाउजेंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हु वर फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम म्यांमार। तो थोड़ा सा कंपैशनेट टच दिखाने की बात इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि भारत सरकार को थोड़ा कंपैशनेट होना जरूरी है।
तो सिक्योरिटी केवल एक इकलौता कंसर्न नहीं है, चाहे हम वो मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें। अब देखिए, अब मिजोरम के जो लोग हैं उनको भी इस बात की बहुत चिंता है। देखिए, अब सिविलाइजेशनल लिंक्स आ जाते हैं, कल्चरल लिंक्स आ जाते हैं, है ना। अब जैसे तमिलियंस हैं, है ना, उनको होता है कि भी श्रीलंका में जो सिचुएशन हो रही है, देखिए अब हमारी जो द्रविडियन पार्टीज हैं उनका क्या कहना था कि भी अगर इंडिया मदद कर रहा है श्रीलंका की, तो इंडिया श्रीलंका के लोगों की मदद कर रहा है, बिकॉज श्रीलंका में बहुत सारे तमिलियंस भी रहते हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि हम गोताबाया राजपक्सा की या महिंद्रा राजपक्सा की मदद कर रहे हैं। तो हमारी जो सपोर्ट थी श्रीलंका को, हमने बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि देखो ऐसा मत कहना कि हमने राजपक्सा भाइयों की मदद करी है, हम श्रीलंका लोगों की मदद कर रहे हैं। उसी तरह का जो रवैया है, उसी तरह का जो एटीट्यूड है, अगर हम म्यांमार के लोगों के टुवर्ड्स भी पहुंचा सके, तो इससे जो मिजोरम के लोग हैं, नागालैंड के लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं, वो भी खुश हो सकेंगे। ठीक है, बहुत सारे मिजोरम के लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार केवल कंपैशन ही नहीं, लेकिन सपोर्ट भी करे जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, यानी कि जो आउटस्टेड जो पार्टी थी बिफोर द मिलिट्री कू हैपन, ताकि कू के बाद अब फिर से जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है लेड बाय द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि ऑंग सान सू की पार्टी है, वो फिर से सरकार बना सके, सत्ता में आ सके। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो रिकॉग्नाइज नहीं करा यूनिटी गवर्नमेंट को, तो अगर आप सैंक्शन लगा रहे हैं म्यांमार की आर्मी पे, लेकिन आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है लेड बाय द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तो ये सैंक्शन लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आप तो फिर उनको और बढ़ावा दे रहे हैं म्यांमार की आर्मी को। अब कॉन्ट्रडिक्शंस की बात आती है, यूक्रेन में जो हो रहा है उसको लेके तो देश भर में, उसको लेके तो देखिए दुनिया भर में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है ना। वहां पे जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड्स है, अमेरिका है, वो यूक्रेन के लोगों को कह रहे हैं, G7 की मीटिंग में बात करी थी कि मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली किसी भी किस्म की सहायता यूक्रेन के लोगों को चाहिए तो हम देंगे। तो सहायता तो म्यांमार के लोगों को भी चाहिए, उनको कौन हेल्प करेगा। अब आपने कह दिया कि भाई हम सैंक्शन लगा देंगे म्यांमार के ऊपर, तो उससे क्या होने वाला है। अब अगर यूक्रेन के जो आर्म सिविलियंस हैं, यूक्रेन में जो हम लड़ाई देखते हैं, टीवी पे रोज खबरें आती हैं, है ना, ट्विटर पे हम देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, अरे वहां पे तो आम इंसान गोलियां लेके, बंदूकें लेके, ड्रोन्स लेके वहां पे रशियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ, रशियन सोल्जर्स के साथ लड़ रहे हैं। तो यहां पे भी आम लोग ही है ना जिनको मारा जा रहा है। अब आम लोग कैसे लड़ेंगे, आम जो लोग हैं, जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है म्यांमार का, उनके पास तो हथियार है नहीं। लेकिन अगर तो क्या करें, लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए होंगे। तो यहां पे ये बात करी जा रही है कि जहां पे यूक्रेन की सिविल सोसाइटी को जो यूरोपियन देश है वो इंकरेज कर रहे हैं, आर्म्स एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो म्यांमार के लोगों को क्यों नहीं करा जा रहा। उल्टा म्यांमार के लोगों को आर्म्स मिल ही नहीं रहे, और जो म्यांमार की आर्मी है उसको चाइना और रशिया बहुत ज्यादा वेपनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएनएससी ने कहा कॉल्स फॉर एन आर्म एम्बार्गो, कि भी आर्म्स एम्बार्गो हो, किसी किस्म के आर्म्स हथियार म्यांमार में एक्सपोर्ट नहीं होंगे किसी भी देश के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल डन। लेकिन दिस प्रैक्टिस वर्क्स मोस्टली अगेंस्ट द यूनिटी गवर्नमेंट एंड द पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, पीडीएफ वो नहीं है जो आप डाउनलोड करने वाले हैं। पीडीएफ क्या है, पीडीएफ है पीपल डिफेंस फोर्सेस। पीडीएफ क्या है, आर्म्ड विंग है ऑफ द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ठीक है जी, ये जो आर्म्ड विंग है ये कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी जो नौजवान लोग हैं, जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, 5 मई 2021 को ये जो डिफेंस फोर्स है बनाई गई थी, और फरवरी 2021 से म्यांमार में कू चल रहा है, तो 1.5 साल हो चुका है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो दोस्तों सैंक्शंस लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाने चाहिए, लेकिन सैंक्शंस कलेक्टिवली म्यांमार के पड़ोसी देशों को लगाने चाहिए। ठीक है, और जो पड़ोसी देश है म्यांमार के, है ना, जो पड़ोसी देश है म्यांमार के, उनको डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए, खास करके इंडिया को, टू द डेमोक्रेसी, जो खास करके जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, जो सिविल सोसाइटी है म्यांमार को, उसको डायरेक्टली हमको सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि अब हमको इस डर में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम म्यांमार की आर्मी को नहीं करेंगे तो चाइना उस बात का फायदा उठाएगा। उस डायमेंशन को, उस यार्डस्टिक को हमको थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। ठीक है, जो म्यांमार के जितने भी नेबर्स हैं, दे हैव टू यूनाइट ऑन द सैंक्शंस। और स्पेशली यहां पे बात करी गई है क्वाड देशों की, तो यहां पे बात करी गई क्वाड के एजेंडा में, जहां पे चाइना को कंटेन करने की बात आती है, इंडो पैसिफिक चाइना पीड़ित समाज, तो वहां पे क्वाड के एजेंडा में म्यांमार के लोगों को हेल्प करने की बात क्यों नहीं आई है। ठीक है, रेड फ्लैग क्या है इंडिया के लिए, तो यहां पे मैंने हाईलाइट करा है, 4 ऑफ आवर बॉर्डरिंग कंट्रीज आर इन अ फ्री फॉल। मैंने आपको भी बोला श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। ठीक है, चलो बांग्लादेश में इतनी बुरी हालत नहीं है श्रीलंका जितनी, नेपाल जितनी, लेकिन अगेन बांग्लादेश भी IMF के पास गया, आर्थिक कठिनाइयां वहां पे भी आ रही हैं। अब अगला नंबर म्यांमार का है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, है ना। तो हमारे लिए अगर हमने रिस्पॉन्सिबली इस रीजन को लीड करना है, तो वी हैव टू सपोर्ट एंड वी हैव टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी इन दिस रीजन ऑफ म्यांमार, इन दिस कंट्री ऑफ म्यांमार। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम मदद कर रहे हैं ना, नेपाल की भी मदद कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, श्रीलंका में कितनी मदद कर रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आ जाती है। और इंटरेस्टिंगली दोनों पॉलिसीज, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये किसकी देन है, किसकी लेगेसी है, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यहां पे बात करी गई है, कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि भारत सरकार थोड़ा और कंपैशनेट हो और थोड़ा सीरियस हो अबाउट द सिचुएशन हैपनिंग इन म्यांमार। नाउ तो जरा बैकग्राउंड यहां पे देते हैं। February 1, 2021 को मिलिट्री हैड सीज्ड द पावर,
वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अपेरेंटली 2008 में एक डील रखी गई थी बिटवीन द डेमोक्रेटिक पार्टीज एंड द मिलिट्री कि भाई जो 20% जो मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो यानी कि जो उनके पार्लियामेंट में वो 20% जो होंगे, जो कोटा होगा वो आर्मी के लोगों का होगा। ठीक है, तो एक हाइब्रिड किस्म की डेमोक्रेसी वहां पे इतने सालों से चलते आ रही थी। ठीक है, मिलिट्री का ये कहना था कि 2020 के जो इलेक्शंस हुए थे ना, तो 2015 में आती है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, 2015 में डेमोक्रेसी आश्चर इन करती है म्यांमार में आफ्टर अ गैप ऑफ 54 to 55 ईयर्स। तो नवंबर 2020 के जो इलेक्शन हुए थे, जो आपके जो जनरल असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, वैसे जो वहाँ पे जो नवंबर 2020 में इलेक्शन करे गए थे, म्यांमार की आर्मी का कहना था कि वो रिग्ड थे, वो फेक थे, क्योंकि वो 2020 के इलेक्शन में बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को, जो कि किसकी पार्टी है? ऑंग सान सूकी की पार्टी है। अब म्यांमार की आर्मी का कहना था कि ये इलेक्शंस फ्रॉड है, ठीक है, रिग्ड है। ठीक है, अब अगर हम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की बात करें, अगेन थोड़ी वैल्यूएशन है दोस्तों, ये बातें आर्टिकल में मेंशन नहीं है, मे बी आपके काम आ सके। ठीक है, ये इसकी स्थापना 27 सितंबर 1988 को करी गई थी। ठीक है, और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पार्टी है म्यांमार की प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में। ठीक है, नाउ अब 2015 में जो जनरल इलेक्शन होता है, तो एनएलडी बहुत ऐतिहासिक जीत से, सुपर मेजोरिटी से जीतती है, और 54 ईयर्स के बाद दोस्तों, 54 ईयर्स के बाद म्यांमार में 2015 में एक नॉन मिलिट्री प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। बाकी जो लास्ट आर्टिकल है, ये आया तो हिंदू में, लेकिन इसका एक और आर्टिकल है जो कि बिजनेस लाइन में आया है, उसको भी मैंने थोड़ा यूटिलाइज करा है इसका कंटेंट बनाने के लिए। नाउ यूजिंग अ रुपी रूट टू गेट अराउंड अ डोमिनेटिंग डॉलर। देखिए, अभी पीछे आरबीआई के गवर्नर की स्टेटमेंट आई थी कि जो अभी इंटरनेशनल ट्रेड है वो रुपीस में सेटल किया जा सकता है। अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स में हमको ये भी पता है कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो हमारे पास अभी नहीं है ना। बहरहाल इसका उपयोग इस मेजर को यहां पे क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, ताकि हम कैसे, अभी देखिए हम रुपी की बात करते हैं तो रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर। इनफैक्ट पीछे हमने डिस्कस भी किया था कि रुपी का अगर रुपी का कंपैरिजन करें एज कंपेयर टू द अदर करेंसीज, तो रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है अगेंस्ट द पाउंड, अगेंस्ट द यूरो। बाकी सारी करेंसीज भी डॉलर के अगेंस्ट काफी वीकन हो रही हैं, डेप्रिशिएट कर रही हैं, लेकिन डॉलर की बात करें, रुपी की बात करें, तो जो हमारी करेंसी है बहुत सिग्निफिकेंटली डेप्रिशिएट करी है अगेंस्ट द डॉलर। ठीक है, तो कैसे अपनी डिपेंडेंसी, देखिए डी डॉलराइजेशन, तो देखिए ये बात आने वाले 20-30 सालों में होगी कि चलो बहुत अच्छी बात है अगर रुपी एक हार्ड करेंसी बन जाता है, हर एक देश चाहता है। हार्ड पावर की हम जब बात करते हैं तो हार्ड पावर की मिलिट्री स्ट्रेंथ से बात आती है, लेकिन हार्ड पावर का एक और बहुत बड़ा कंपोनेंट आता है जो कि आपकी करेंसी है। अगर वो वाइडली एक्सेप्टेड है, आपकी हार्ड करेंसी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो आने वाले टाइम में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन डॉलर डोमिनेटेड है अभी तो जो हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है। अब आज डॉलर डोमिनेटेड है, हमने चलो कॉलोनियल हमने देखिए, अगर कॉलोनियल टाइम्स की हम बात करें तो उस टाइम पे पाउंड डोमिनेट करता था फाइनेंशियल सिस्टम को, अभी जो प्राइमेसी है वो यूएस डॉलर की है। तो कहीं ना कहीं ये जो कदम उठाया गया है वो ये इस करके, ताकि जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डॉलर के ऊपर कम हो सके। हमारा हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है ना। अब देखिए, अभी हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, अभी हम पढ़ते थे पिछले साल तक कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन टच कर चुके हैं। देखिए, लॉकडाउन का टाइम था, ज्यादा हमने इंपोर्ट कर ही नहीं थे। 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, तेल हम इतना नहीं मंगा रहे थे, लॉकडाउन्स थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था। अब लॉकडाउन्स खुल गए पिछले 1 साल सवा साल से, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, है ना। वोलेटिलिटी इन कमोडिटी प्राइसेस देखते हैं, अभी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $570-580 बिलियन के आसपास है। ठीक है, सफिशिएंट है एज कंपेयर टू म्यांमार, एज कंपेयर टू अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एटसेट्रा बहुत सफिशिएंट है। लेकिन जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड की, कैसे वो डॉलर पे हम कम कर सकते हैं, स्पेशली इन द वेक ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, हमको तेल मंगवाना है और हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो कहाँ से मीट होती हैं, इंपोर्ट करते हैं हम वेस्ट एशिया से, सऊदी से, कतर से, हम तेल यहाँ से मंगाते हैं। लेकिन अभी रशिया हमको 30% डिस्काउंट पे तेल देने को तैयार है, और हमको तेल बहुत ज़्यादा चाहिए भी है। अभी आज तो रातों रात तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो अगर हमको तेल रशिया दे रहा है, डिस्काउंट पे दे रहा है, तो ठीक है हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। फिर हमको अपने देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट को भी तो रिड्यूस करना है ना। तो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, देखिए हम बहुत एक्टिव इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हम एक रुपी को यूज कर सकें फॉर ट्रेड एंड सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स विद बाकी जो देश हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर सेटल करना है पेमेंट्स को विद रशिया, ठीक है, स्पेशली फॉर मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल इंपोर्ट्स, S-400 मिसाइल्स की हम बात करें, तो ठीक है हम एक ये रुपी रबल जो ये अरेंजमेंट है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आरबीआई ने बहुत एक प्रोएक्टिव स्टैंड लिया है कि रुपी सेटलमेंट ऑफ ट्रेड किया जा सकता है। अब यहां पे दोस्तों वोस्त्रो अकाउंट के बारे में बहुत ब्रीफली समझ लेते हैं। वोस्त्रो और नोस्त्रो, वोस्त्रो इटालियन में उसका मतलब होता है योर्स और नोस्त्रो मींस आर्स। ठीक है, अब वोस्त्रो अकाउंट यानी कि देखिए दोस्तों, अब फॉर एग्जांपल जो इंडियन बैंक्स हैं, दे नीड टू मेंटेन स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर ट्रेडिंग कंट्रीज बैंक्स। यानी कि मान लीजिए अगर इंडिया रशिया की यहां पे बात हो रही है, तो रशियन जो एंटिटीज हैं
जो रशियन एंटिटीज हैं, जो इंडियन, जो हमारे साथ ज्यादा बिजनेस करती हैं, अब यानी कि उनकी जो करेंसी है, जो रशिया की जो करेंसी है, वो यहाँ पे भारत में जो बैंक्स हैं, वोस्त्रो जो बैंक्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जो स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स होंगे, तो उनकी जो करेंसी है यहाँ के बैंक्स में पार्क्ड रहेगी। ठीक है, अब जब एक इंडियन इंपोर्टर ने, ठीक है, एक ट्रेड करना है किसी रशियन कंपनी के साथ, किसी रशियन एंटिटी के साथ, एंड वांट्स टू मेक अ पेमेंट टू अ फॉरेन ट्रेडर इन रुपीस, तो क्या होगा, अमाउंट जो होगा विल बी क्रेडिटेड इन दिस वोस्त्रो अकाउंट, यानी कि जो वोस्त्रो अकाउंट है, जो कि फॉर एग्जांपल एक रशियन एंटिटी है ना, रशियन कंपनीज है, उन्होंने अपना अकाउंट यहाँ पे लेट से एसबीआई के साथ, एग्जांपल के तौर पे एसबीआई के साथ यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट। ठीक है, अब हमने कुछ इंपोर्ट करना है किसी रशियन कंपनी से, अब वहां पे तो रूबल चलता है, यहाँ पे रुपी चलता है, तो जितना भी वो अमाउंट हुआ हमने रुपीज में वहां पे उनके जो वोस्त्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब वहां पे उस वोस्त्रो अकाउंट में रूबल करेंसी ही मेंटेन रहेगी, लेकिन अब इंडियन एक्सपोर्टर है, अब मान लीजिए हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, लेट्स से हमने रशिया को एक्सपोर्ट किया, रशियन करेंसी वोस्त्रो अकाउंट में है, रूबल में है, ठीक है, लेकिन अब हमने एक्सपोर्ट किया, लेकिन हम पैसा किस में चाह रहे हैं, हम पैसा रूबल में नहीं चाह रहे हैं, हम पैसा डॉलर में नहीं चाह रहे हैं, पैसा हम रुपीज में चाह रहे हैं, तो वोस्त्रो अकाउंट विल बी डिडक्टेड। ठीक है, यानी कि वोस्त्रो अकाउंट में जितने रूबल्स होंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट वो डिडक्ट करे जाएंगे, और जो अमाउंट होगा वो एक्सपोर्टर के खुद के अकाउंट में इन रुपीज में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस क्या है ऑफ सेटलिंग ट्रेड इन रुपीज, तो पहली बात तो जो डिपेंडेंसी है वो डॉलर के ऊपर कम होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब ये डिसीजन का देखिए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कितना होगा कितना नहीं होगा, ये आने वाले टाइम पे हम देखेंगे, लेकिन यहां पे आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि देखिए शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भले ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा, ऑल्दो इट इज येट टू बी सीन। ठीक है, अब वोलेटिलिटी हम करेंसी मार्केट्स में देख रहे हैं, है ना, कि आज के टाइम पे रुपी देखिए 80, अब देखिए आमतौर पे भी ऐसे मेम्स भी बनते हैं कि कोहली की सेंचुरी पता नहीं अगली कब आती है कब नहीं आती, विराट कोहली की बहुत टाइम से सेंचुरी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि भाई डॉलर सेंचुरी हिट कर दे ना, डॉलर 100 रुपये का हो जाए आने वाले कुछ टाइम में, अब इस तरह के मेम्स आते हैं, है ना। तो अब ये जो मूव है आरबीआई का कि भी हम सेटल कर सकते हैं ट्रेड को इन रुपीज, बिकॉज हमारा बहुत बड़ा वाइड एंड एक बहुत ट्रेड डेफिसिट भी है, तो एक वेलकम मूव है। ठीक है, कितना सक्सेसफुल रहेगा आने वाले टाइम में देखते हैं, बहुत सारे लोगों के अपने व्यूज आते रहते हैं। एडवांटेजेस में आगे अगर हम बात करें तो देखिए दीज मेजर्स विल आल्सो हेल्प इंडिया टू ट्रेड विद सैंक्शंस हिट कंट्रीज। चलो कल को ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, JCPOA डील फिर से रिवाइव नहीं होती, ईरान के ऊपर भी बहुत टाइम से सैंक्शन लगाए गए थे, तो क्या ईरान के साथ हम काम करना बंद कर देंगे, चाबहार पोर्ट बनाना बंद कर देंगे, ईरान से हम तेल मंगाना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों एडवांटेज दें हम चाइना को? वाई शुड दैट वैक्यूम बी लेवरेज बाय सम अदर कंट्री? अब अभी आज रशिया के ऊपर सैंक्शन है, लेकिन रशिया के साथ हमने ट्रेड करना है, अभी इतना बड़ा INSTC कॉरिडोर का आर्टिकल हमने डिस्कस करा है, तो जब भी हमने बात करी कि इंडिया ने बहुत एक्टिवली वहां पे इन्वेस्ट करा है, तो डेफिनेटली हम रशिया के साथ ट्रेड तो करना चाहेंगे ना। रशिया कमजोर हो इस लड़ाई के बाद जो मर्जी हो, लेकिन रशिया हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर तो रहेगा ना, है ना। अब अभी श्रीलंका में आर्थिक कठिनाइयां चल रही हैं, है ना, श्रीलंका में बहुत कम, इनफैक्ट श्रीलंका में लगभग 1 बिलियन या 1.5 बिलियन जो डॉलर्स हैं फॉरेक्स रिजर्व्स में हैं। ठीक है, दैट इज नॉट इवन सफिशिएंट कि 4-5 दिन का ट्रेड भी श्रीलंका कर सके। लेकिन अगर इंडिया ने श्रीलंका के साथ ट्रेड करना है तो श्रीलंका हमको डॉलर्स में मत दे, हमको रुपीस में दे दे, हम श्रीलंका के साथ ट्रेड कर सकते हैं। श्रीलंका में वैसे भी जो हार्ड करेंसी है डॉलर की वो भी स्कार्सिटी में है। ठीक है, और दिस विल नॉट ओनली रिड्यूस द डॉलर आउटफ्लोस, बिकॉज डॉलर भी हमको चाहिए ना, हम ताकि हम देखिए अब ये नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में जो रुपी है वो बहुत ज्यादा गिरता रहे अगेंस्ट द डॉलर। अगर हमारे पास सफिशिएंट डॉलर इनफ्लोज रहेंगे तो हमारा जो रुपी होगा दैट विल रिमेन स्ट्रेंथेंड विज़-अ-विज़ द डॉलर। ठीक है, तो अब जो दिस विल नॉट ओनली रिड्यूस द डॉलर आउटफ्लोस बट विद दिस विल ऑल्सो डू अवे विद द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, इस तरह के जो मेजर्स हैं ये इंकरेज करेंगे ग्रेजुअल और इंक्रीमेंटल शिफ्ट टू द ग्रेटर यूज ऑफ रुपी इन फॉरेन ट्रेड्स इन द टाइम टू कम। फिर कुछ चैलेंजेस की बात करें, अब कितना विलिंगनेस यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट एंटिटीज होंगी, ठीक है, कि वो रुपी में सेटलमेंट कर सकते हैं ट्रेड की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और कंसर्न भी आता है, यहाँ पे जो विलिंगनेस है रशियन कंपनीज की नहीं आती है, यहाँ पे एक और मुद्दा आ जाता है। चलो आज तो हमने S-400 मिसाइल्स रशिया से मंगा ली, हमको कैटसा कानून के चलते सैंक्शंस नहीं मिली। अमेरिका में जैसे रो खन्ना जी थे, अमेरिका के एक लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने ये प्रपोजल वहाँ पे अमेरिकन असेंबली में पास करा था कि इंडिया के ऊपर कैटसा कानून के चलते सैंक्शन ना लगाई जाए, क्योंकि अमेरिका में लोगों ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि भाई देखिए अभी इंडो पैसिफिक में चाइना बहुत ज़्यादा नेवल अग्रेशन दिखा रहा है, नेवल डोमिनेंस दिखा रहा है, तो अभी ज़रूरत है कि इंडिया को भी अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके लिए अगर इंडिया इस तरह की मिसाइल्स रशिया से मंगाता है तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। तो ये सैंक्शन हमारे ऊपर नहीं लगे, लेकिन कितना कि आगे अब आने वाले समय में हमको क्या करना है, हमको रशिया के साथ भी इंगेज करना है, हमको रशिया के साथ भी ट्रेड करना है, हमने INSTC कॉरिडोर में भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना है, सेंट्रल एशिया में भी, और हमने अमेरिका के साथ भी एक अच्छा रोल प्ले करना है, क्वाड में, इंडो पैसिफिक में। तो वो हमने फाइन बैलेंसिंग खेलनी है। एक टाइम पे हर किसी को खुश रखना बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन हम एक्सपर्ट हैं, है ना, हम इसराइल को भी खुश रख सकते हैं, ईरान को भी, सऊदी को भी, अमेरिका को भी, रशिया को भी, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की देन है।
तो अब आने वाले समय में अगर हम तेल और ज्यादा लेते रहेंगे रशिया से, अगर और मिसाइल्स हम लेते रहेंगे रशिया से, तो कल को फिर वेस्टर्न देश भी कहेंगे देखिए इंडिया तो यहाँ पे ये तो दोगली बात होगी कि इंडिया तो यहाँ पे रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया तो रशिया को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली सपोर्ट कर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया यूक्रेन में गलत काम कर रहा है। अभी फिलहाल हम इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से 30% डिस्काउंट पे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, बिकॉज देखिए हमारे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वी कांट प्लीज अमेरिका जस्ट बिकॉज अमेरिका को इस बात से प्रॉब्लम है कि हम रशिया से क्यों मंगा रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आने वाले समय में आ सकती हैं अगर हम परमानेंट अगर इसको हम ट्रेड सेटलमेंट को इन रुपीज में रखें। ठीक है, पास्ट लेगेसी की बात करें तो पहले भी सोवियत के साथ हम रुपी में सेटल करते थे, ट्रेड जो सेटलमेंट था वो रुपी रबल एग्रीमेंट जो है, पहले भी अगर हम बात करें 1953 में लेगेसी चलते आ रही विद द सोवियत ब्लॉक कंट्रीज। इनफैक्ट एक क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट इंक्लूडेड कि भी जो हमने ये जो ट्रेड करना है रुपी रबल जो अग्रीमेंट है ये सिर्फ सरकारी कंपनीज के बीच में हो पाएगा, प्राइवेट चलो वैसे भी सोशलिस्टिक इकॉनमी थी, मार्केट इकॉनमी तो हम 1991 के बाद बने हैं। ठीक है, और जो ट्रेड किया जाएगा वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पे किया जाएगा, जो करेंसी थी वो फिक्स्ड। आज के टाइम में देखिए मार्केट डिसाइडेड हमारे एक्सचेंज रेट होते हैं, आज के टाइम पे तो देखिए वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का जमाना है, फिक्स्ड जो एक्सचेंज रेट का तो अब जमाना नहीं रहा। लेकिन आज के टाइम पे जो मार्केट इकोनॉमीज हैं इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे नेगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द स्टेट और द पब्लिक सेक्टर एट द सेंटर स्टेज। तो आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इंगेज करती हैं, ज्यादा ट्रेड करती हैं, सरकारी कंपनीज के बीच में ज्यादा, सरकारी कंपनीज भी ट्रेड कर सकती हैं, इंडिया की हो, रशिया की हो, जिस मर्जी देश की हो, लेकिन आज के टाइम पे मार्केट इकोनॉमी का एरा है ना, लिबरल जो हम अगर बात करें लिबरलाइजेशन का एरा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी आने वाले टाइम में ये देखना कि कैसे सारी की सारी डील्स को हम डॉलर्स में अवॉइड कर सकते हैं, जिसके चलते ट्रेड पार्टनर्स, चाहे वो इंडिया रशिया है, चाहे वो इंडिया श्रीलंका है, चाहे वो इंडिया जर्मनी है, कैसे दोनों ट्रेड पार्टनर्स को बेनिफिट हो पाएगा और क्या वाकई हम आने वाले समय में डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको बिल्कुल निगेट कर पाएंगे। तो ये आने वाले टाइम में हम देखेंगे इस मूव का क्या कॉन्सिक्वेंस रहता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हेल्प्स इंडिया कंसोलिडेट इट्स मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर। इसको आप इलाबोरेट करिए 250 शब्दों में। दोस्तों आज थोड़े लेंदी आर्टिकल से चर्चा थोड़ी ज्यादा लंबी गई है, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इस वीडियो को देखने में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1.5x या 2x में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बट मेरे को था कि तसल्ली से तीनों के तीनों आर्टिकल्स हम डिस्कस कर लें ताकि कोई डायमेंशन यहाँ पे मिस ना हो सके। जाने से पहले जो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट हमारी रहती है PSIR के कोर्सेज और सोशियोलॉजी के कोर्सेज, यदि आप अगले साल ऑप्शनल लिखेंगे अपना 2023 में, आपने मेंस लिखना है, आप ये ऑप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन या सोशियोलॉजी, तो PSIR प्रेरणा मैम पढ़ाते हैं। प्रेरणा मैम के आपने फ्री क्रैश कोर्स को भी यूट्यूब पर देखा होगा, दोपहर को 3 बजे वीडियो आता है, और शेखर सर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। तो अगर आपने कोर्सेज लेने हैं, चाहे वो ऑफलाइन बैच में हो, चाहे वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से हो या प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से हो, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल करके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, तो दोस्तों मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।